अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज एक अहम डेवलपमेंट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेटर एजाज चौधरी, MNA अहमद चट्ठा और लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असेंबली में अहमद खान बच्चर की नाअहली का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। आपको याद होगा कि कुछ ही अरसा पहले उनको जो है अदालत ने 10-10 साल की सज़ा सुनाई थी और ये 9 मई के केसेस के अंदर उनकी सज़ा सुनाई गई थी। नाजरीन, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला खैबर के इलाके तिरा में एहतजाजी मुजाहिरीन पर फायरिंग में 7 अफराद की हिलाकत के बाद कमिश्नर पेशावर की ज़ेर सदारत इजलास में दहशत गर्दी से मुतासरा कबाइल को रिलीफ देने पर इत्तफाक किया गया है और वाज़े रहे कि मुजाहिरीन ज़िला खैबर में एक घर पर मोटर गोले गिरने से बच्ची की हिलाकत के खिलाफ सरकारी तनसीबात के करीब एहतजाज कर रहे थे और मुजाहिरीन की जानिब से सरकारी अमलाक को आग लगाई गई थी, जिसके बाद फायरिंग से 7 अफराद हलाक और 17 से ज़्यादा जख्मी हो गए थे। याद रहे कि इस साल खैबर पख्तूनख्वा के सेटल्ड और कबायली अजला में ड्रोन और मोटर हमलों में इजाफा देखने में आया है, जिसके अंदर काफ़ी लोगों की हिलाकत भी हुई है और उसके अंदर से ज़्यादातर बच्चों की तादाद है। हमारी तहकीक के मुताबिक अब तक कम से कम 7 बच्चे जो हैं, 7 बच्चों समेत 19 अफराद हलाक, जबकि 50 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं, जबकि हलाक होने वालों में तमाम लोग सिविलियंस थे। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ड्रोन का इस्तेमाल दहशत गर्दों की तरफ से हो रहा है। ताहम अली अमीन गंडापुर ने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया था कि आइंदा दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ड्रोन इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसका जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पोस्ट की थी कि दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। मोहसिन नकवी ने एक और पोस्ट में ये सवाल भी किया था कि डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाला अहम सूबाई ओहदेदार है वो जो है हर महीना तालिबान को कितने पैसे देते हैं, और ये सवाल मोहसिन नकवी ने ट्विटर पे किया था। मुबस्सरीन का ख्याल है कि मोहसिन नकवी का इशारा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तरफ है और इनके हालिया इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानात की वजह से इनकी वज़ारत आला को अब ख़तरा भी है। नाजरीन, जो इस वक्त सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसका बराह रास्त असर जो है वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर होगा और जो इस वक्त इलाकाई सियासत बन रही है उसका बराह रास्त असर खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर होगा। तो इन तमाम बातों के ऊपर बात करने के लिए हमने दावत दी है सुहेल वड़ायत साहब को। सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अफ़िया से आप खटक साहब सीनियर सियासतदान हैं और साबिक सेनेटर हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और दोनों जो हमारे साथ आज एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो दोनों किताबें भी लिख चुके हुए हैं, तो लिहाजा एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, रीजनल पर्सपेक्टिव भी रखते हैं। और हमने दावत दी है हमाद हसन साहब को, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं खैबर पख्तूनख्वा से। चूँकि ये खबर खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है तो उनका भी होना बहुत ज़रूरी है। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमाद हसन साहब, आपसे शुरू करते हैं। अभी एक बयान दिया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने और उन्होंने कहा कि हम तहरीक अदम एतमाद लाने में अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ कामयाब हो जाएंगे। अगर आप नंबर्स को देखें तो बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है, मगर ये ख़बर अब गर्दिश कर रही है कि 20 जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो मुनहरिफ होने जा रहे हैं। तो क्या अली अमीन गंडापुर की इस वक्त जो CM-शिप है उसको कोई ख़तरा है? बहुत शुक्रिया मुनीज़े। अफसोस की बात यह है कि इस वक्त सूबा जिन हालात से दो चार है, यानी कल तिरा में जो हुआ 7 लोग शहीद हो गए, उससे पहले 8 साला एक बच्ची ऐमन की शहादत हुई और आज तिरा से एक लश्कर जो कई हज़ार लोगों पर मुश्तमिल है वो भूटान शरीफ एक जगह है जो इन टेररिस्ट, इन अस्करियत पसंदों की आमाजगाह है, उसकी तरफ चल पड़ा है पैदल। और ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक उनकी वहाँ मुलाकात भी हुई है अस्करियत पसंदों के जो नुमाइंदे हैं, जो रहनुमा हैं उनके। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है, इससे पहले बाजवड़ में क्या कुछ हुआ, लेकिन इसके बावजूद सियासत पर ऐसी नज़रें हैं कि एक कुर्सी के लिए सब लड़ रहे हैं। गवर्नर साहब रोज़ाना इस तरह के बयानात दे रहे हैं। ठीक है भाई, उनको एक अक्सरियत हासिल है, 145 का ऐवान है,
मखसूस नशस्तें उनके हाथ से निकल गई हैं अदालती फ़ैसले के बाद, लेकिन अब भी उनके पास 92 मेंबरान हैं। तो अगर उनको अक्सरियत हासिल है जी। तो फिर आप किन बुनियादों पर ये दावा करते हैं कि हम अदम एतमाद लाएंगे? दूसरी बात ये कि जो 20-22 लोगों की बात हो रही है, तो कई महीने पहले मैं मीडिया में कह चुका था कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद है और इस फॉरवर्ड ब्लॉक को पहले से डिज़ाइन किया गया था। यानी जो लोग असम्बलियों में आ रहे थे उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा एफिडेविट्स दिए थे, बहुत सौ के ख़िलाफ़ केसेस भी हैं, बहुत सौ के ख़िलाफ़ नेब में मामलात हैं, एंटी करप्शन में मामलात हैं। तो अगर हम इस ब्लैकमेलिंग में दोबारा आएंगे तो गोया हम वही खड़े दिखाई देंगे जहां हम आज से 2-3 अशरे पहले खड़े थे। गोया जमहूरियत की मजबूती महज एक ख्वाब बनकर रह जाएगी। अली अमीन गंडापुर ठीक है, उनकी कारकर्दगी बहुत ख़राब है, करप्शन बहुत है, बैड गवर्नेंस है, सूबे की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, लेकिन अगर इस दौरान एक मकबूल जमात को पीछे धकेला गया तो क्या जो मौजूदा सूरत हाल है वो मज़ीद नहीं बिगड़ जाएगी? जी, ये जो आपने सवाल किया ना, ये मैं सुहेल वरायत साहब की जानिब लेके जाती हूँ। फिर एक जो रीजनल पर्सपेक्टिव है वो अफरा साहब खटक साहब से लेंगे। सुहेल वरायत साहब, एक बात कही जाती है, कंस्पिरेसी थ्योरीज पाकिस्तान के अंदर आपको पता है बहुत है, मगर अफसोस की बात यह है कि सच्ची भी हो जाती हैं। ये कहा जा रहा है कि जी अली अमीन गंडापुर की इस वक्त हुकूमत को ख़तरा है और वहाँ पर अपनी हुकूमत लाई जा रही है, चूँकि मदनियात के हवाले से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होने हैं, तो वहाँ पे एक ऐसी कंप्लाइंट हुकूमत लाने की काविश की जा रही है ताकि ये मुमकिन हो। अब जो सूरत हाल है तिरा के अंदर सुहेल साहब, फिर आपने देखा क्वाडकॉप्टर अटैक्स जो हुए हैं और उसके अंदर बच्चे मारे गए हैं, तो आप ये मामला कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए जी, ये तो बात सही है कि खैबर पख्तूनख्वा आज का एक ट्रबल्ड सूबा है और जब से ये अफ़गान वार शुरू हुई है उसके बाद से कुछ ना कुछ इस पर उसके असरात जो है वो पड़ते रहे हैं और ये उनकी कॉन्टीन्यूटी है। फिर इसमें ये भी है कि दोबारा से तालिबान को कैसे इनवाइट किया गया, किस तरह से उन्हें पनाहगाहें दी गई और उसका अब क्या नतीजा निकल रहा है। तो बुनियादी बात तो बिल्कुल ये सही है, हमाद हसन साहब से मैं एग्री करता हूँ कि जिस सियासी जमात की हुकूमत है उसको किसी भी नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए नहीं हटाना चाहिए जब तक एक फ़्रेश इलेक्शन नहीं होते। जब भी हों और उस वक़्त कोई नया मैंडेट लेके आ जाए, एक तो ट्रबल है, फिर इसका कौन ज़िम्मेदारी लेगा। अगर आप कोई ऐसी तब्दीली करते हैं तो उसके ऊपर सियासी पेचीदगियों के अलावा जो बाकी पेचीदगियाँ हैं वो भी ऐड हो जाएंगी। तो मेरा ये ख्याल है कि एक सियासी हुकूमत रहनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि गंडापुर साहब जो थे वो पहले तो वफाक के साथ और जो दूसरी हुकूमत थी उसके साथ कोई गिटमिट चला लेते थे, गुजारा चला लेते थे, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि उनके लिए ये मुमकिन नहीं रहा। तो उनको साइड चूज करनी पड़ेगी? नहीं, उन्होंने साइड चूज़ कर ली है और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अगर मैं री इलेक्ट होना है तो मुझे तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है वोटों के लिए। तो वो मेरा ख़्याल है कि आखिरी इस स्टेज पे वो तहरीक इंसाफ के साथ रहना चाहते हैं। अगर वो डूबें या तैरें, वो दोनों सूरतों में ही वुड लाइक टू बी विद PTI। जी, अफरा साहब खटक साहब, जिस तरह सुहेल वरायत साहब कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने अपना जो हल्का है वो उसको चूज़ कर लिया है और उन्होंने कहा है कि जी मेरा सर्वाइवल तो PTI के साथ है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है, मगर क्या आपको लगता है कि पूरी हुकूमत जो है वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ तसादुम की तरफ जा रही है? और ये मैं आपसे सवाल इसलिए कर रही हूँ कि आज जो नोटिफिकेशन भी आया है कि जी आप जो फ़ौज तैनात है आप उसको वापस बुला लें, जो फेडरल कंस्टेबलरी है हम उसको रिजेक्ट करते हैं, ये PTI की हुकूमत की तरफ से नहीं आया अलामिया। ये जो उनकी एक बैठक हुई है उसके नतीजे के अंदर एक प्रेस रिलीज शाया की गई है। तो क्या ये हुकूमत भी बचाना चाहते हैं और जो है तसादुम की तरफ भी जाना चाहते हैं? आप कैसे देख रहे हैं?
जी, गुजारिश ये है कि यानी पीटीआई की सूबाई हुकूमत जो है वो कोई उसकी कारकर्दगी वगैरह नहीं रही है, और ये इनकी तीसरी बार हुकूमत है, तो उस पर बेशक बहुत सारी चीज़ें उनमें एक नाकिस गवर्नेंस है, और सूबा जो है तीन दफ़ा की उनकी हुकूमत में बहुत पीछे चला गया है। लेकिन ये जो तरीका है, ये जिस तरह से दहशतगर्दी आई है या लाई गई है, उसका बोझ तो सूबे पे पड़ा है, और उनकी हुकूमत के लिए भी आसान नहीं है। देखें, ये टीटीपी यहाँ पे आ गई है, 6,000, 10,000 या 15,000 जितने भी लोग हैं, उसके अलावा दाइश जो है बड़ी उसने पैर जमाए हैं, तो उसका एक वो तो नतीजा निकला है, मसलन सीपैक जो है उस पर काम ठप हो गया है, वो तो एक मरहला है। लेकिन मेरा ख्याल है ये एक बड़ा खेल है, यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। इसका असल हदफ मरकज़ी एशिया है, और ये एक तरह से जैसे पाकिस्तान में सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद वो अफ़गानिस्तान चला गया मसला, इसी तरह अफ़गानिस्तान से आगे वो जाएगा। तो उसमें ज़ाहिर है कि ये जो रीजनल खिलाड़ी हैं, जो बड़ी ताकतों के साथ एक तरह से उन्होंने एक कमिटमेंट की है, तो ज़ाहिर है कि वो उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तो मैं तो और मुश्किलात बढ़ती हुई देख रहा हूँ, और उसमें अंदरूनी सियासी बहरान भी बढ़ेगा। आइन को छलांगने और फलांगने का जो अमल है, देखें ना, इलेक्शन कमीशन ने 2 आदमी डिस्क्वालीफाई किए हैं आज, उस दिन अदालत ने इतनी इनकी सीटें और पार्टियों को दे दी हैं। तो ये जो आइन को छलांगने फलांगने का अमल है, जो हुकूमत अपनी कुर्सियों को मजबूत समझती है, उनको पता नहीं है कि आज अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ एक तरह से इंजीनियरिंग हो जाएगी, एजेंसियां जो हैं वो लोग ग्रुप बना लेंगी, लेकिन फिर कल को इनकी बारी भी आएगी। तो ये सबको सोचना चाहिए कि जो रूल्स ऑफ द गेम हैं, जो खेल के कवानीन जो यानी आइन है, उसको अगर छोड़ा गया, इन्हिराफ किया गया, तो कोई बच नहीं सकेगा अल्टीमेटली। जी, मगर आपने कहा कि कोई बच नहीं सकेगा, मगर इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो तसादुम की तरफ जाते हुए नज़र आ रही है। अब ये किस हद तक जाएगी ये आपसे पूछेंगे, और इसके अंदर एक जो इलाकाई बन रहा है, पाकिस्तान की सिचुएशन बन रही है। एक तरफ से हमने IMF का लोन लिया हुआ है, उसके अंदर अमेरिका का असर रसूख है, दूसरी तरफ से ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। फिर आपने कहा कि चाइना जो हमसे नाराज़ है कि सीपैक के मुआहदे नहीं हो पा रहे। फिर आज इसहाक डार साहब ने ये कह दिया कि अफ़गानिस्तान के ज़रिए जो है हम प्रोटेक्शन लाएंगे ताकि हमारी जो सेंट्रल एशिया तक रसाई हो सके। ये कैसे मुमकिन होगा? पाकिस्तान क्या पोजीशन लेगा? ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के हवाले से आज भी एक बड़ा मूड हो रहा है। इस सब पे बात करेंगे, हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो रहेंगे हमारे साथ। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हमाद हसन साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो बयानात आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, ख़ास तौर पे वज़ीर आला के, और वो खासी सख्त बयानात हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सख्त बयानात हैं। वहाँ की जो पार्टी है वो जो अलामिया निकाल रही है वो भी सख्त है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जो आप फ़ौज है आप वहाँ से निकाल लें, और ये भी कहा कि हम फेडरल कंस्टिबलरी को रिजेक्ट करते हैं। अब ये हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है मगर PTI का है। अगर हम कंसिडर करें तो हम क्या ये समझें कि ये क्या सिर्फ पोज कर रहे हैं, या कि वाकई में एक खदशा है कि लड़ाई बढ़ जाएगी, तसादुम की तरफ मामला चले गए हैं? जिस तरह सुहेल साहब कह रहे हैं, अली अमीन गंडापुर हैज़ मेड हिज डिसीजन, ही इज़ नाउ गोइंग टू साइड विद द पार्टी। देखिए मुनीज़े, उनके बयानात को हम ज़्यादा सीरियस नहीं ले सकते, क्योंकि जब भी फ़ैसले का वक्त आया तो फिर PTI के अंदर वो जुर्रत और वो ताकत दिखाई नहीं दी। यानी 26 नवंबर को क्या हुआ, फिर जब मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस के हवाले से बहुत सारे फ़ैसले हुए, इसी तरह जब भी कोई फ़ैसले का वक्त आया है तो PTI पीछे हट जाती है। अली अमीन गंडापुर के हवाले से बहैसियत सहाफ़ी जो जिन हक़ाइक़ तक मेरी रसाई है, तो उनके ख़ानदान के बाज़ अफराद के हवाले से पैसों के लेन देन और करप्शन के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे सामने तो एक भी इंक्वायरी ऐसे देखने में नहीं आई कि हम कहें कि अली अमीन गंडापुर को कोई मसला है या उनके ख़ानदान को कोई मसला है। इसी तरह जब भी कोई बड़ा फ़ैसला हुआ तो अली अमीन गंडापुर ने हर तरह से, हर मौके पे, हर मरहले पर उनके साथ ताउन किया है। अलबत्ता बयानात उनके बड़े ये जो हत्या के इल्ज़ाम लगते हैं हमाद साहब, ये क्या हैं?
भत्ते के इल्ज़ामात अगर मोहसिन नकवी लगा रहे हैं तो पहले तो वो अपनी वजारत की नाकामी का ऐलान कर रहे हैं कि वो वज़ीर दाखिला होते हुए भी सरेआम ये कह रहे हैं कि भत्ते मांगे जा रहे हैं। तो फिर भाई आप किस चीज़ के वज़ीर आला है, वज़ीर दाखिला है, आप क्या कर रहे हैं? एक बात तो ये है। दूसरा, उन्होंने स्पेसिफ़िक DI ख़ान का नाम लिया है, तो डेरा इस्माइल ख़ान से चूँकि अली अमीन गंडापुर का ताल्लुक़ भी है और वहाँ से मौलाना फजलुर रहमान का ताल्लुक़ भी है, तो इसको एक अलामती अशारा भी हम समझ रहे हैं कि क्या मुस्तक़बिल के मंजरनामे में किसी तब्दीली की बातें जो हो रही है तो गोया मौलाना फजलुर रहमान किसी खला को पुर करने के लिए आगे आएंगे। एक तो हम इसको इस नज़र से देखते हैं। दूसरी बात ये कि PTI को बहुत सारे मसाइल का सामना भी है, इस्टबलिशमेंट की मुखालिफत भी है, सूबा माली तौर पर भी बहुत कमज़ोर हो चुका है, अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई दिगरगू है, बैड गवर्नेंस इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बुरी। सॉरी, मेरा ख्याल है कुछ साउंड का इशू हो रहा है, तो इधर हम छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, फिर सुहेल वरायत साहब से, अफरा साहब खटक साहब से भी चेक करना है और उनसे भी हम पूछेंगे कि जो एक जोग्राफिकल इलाके वाइज जो एक सिचुएशन जारी है, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, ईरान के साथ बॉर्डर लगता है, ये जो सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा में बन रही है, बलूचिस्तान में बन रही है, इसका क्या असर होगा पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी जो फॉरेन रिलेशंस है उसके ऊपर? एक छोटे से वक्फे के बाद। सवाल है वो यही है कि क्या इमरान खान साहब की जो मुश्किलात हैं वो मज़ीद और सख्त होंगी, क्या सदर ज़रदारी की जो सदारत है उसको ख़तरा है, और जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं वो आखिरकार पाकिस्तान में क्या चाहती हैं? खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी हम सवाल कर रहे थे। सुहेल वरायत साहब, आपने अपने कॉलम में ये लिखा कि जब भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो अमरीका के सदर से मिलते हैं तो तब मुल्क के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं वो आ जाती हैं। तो आप कहाँ तब्दीली देख रहे हैं? एक तरह से जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी ये जो फाटा मर्जर की बात कर रहे हैं और इसको रिवर्स करने की बात कर रहे हैं, ये इसलिए भी की जा रही है और फेडरल कंस्टिबलरी की बात इसलिए भी की जा रही है कि वहाँ पे मदनियात हैं और वहाँ से मुआहदा होना है अमेरिका के साथ, ये तो सबको पता है। तो शायद यही वजह है कि इसके हवाले से कुछ कानून साजी की जाएगी। अब मैंने तो माजी की मिसालें ये दी हैं कि जब भी कोई सदर, वज़ीर आज़म या फ़ौजी सरबराह गया है अमेरिका में, तो उसके बाद पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिसियां हैं और फॉरेन पॉलिसियां हैं उसके अंदर एक नुमाया तब्दीली जो है वो देखने में आई है। उसकी वजह यह है कि जो इंटरनेशनल रीअलाइनमेंट है उसका कुछ ना कुछ इज़हार होता है, जो आपकी जो माली पोजीशन है उसके बारे में डिस्कशन होती है, और फिर जो आपकी रीजनल आपकी पोजीशन होती है उसके बारे में बात होती है। और पाकिस्तान बड़े अरसे से, कोई ये छुपा नहीं रहा, पाकिस्तान बड़े अरसे से अफ़गानिस्तान से जो होने वाली दहशत गर्दी है बाकायदा उसको ख़वारिज कह रहा है और ख़वारिज कह के उनके साथ लड़ाई कर रहा है। हर रोज़ जंग की ख़बरें आ रही हैं, हर रोज़ शहीद हो रहे हैं। तो एक तो ये बात है कि पाकिस्तान इसमें एक इंटरनेशनल हेल्प चाहता है, टेक्नोलॉजी की और मॉरल सपोर्ट की और शायद फाइनेंशियल सपोर्ट की भी, ठीक है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बड़े अरसे से ये कोशिश हो रही थी, डेफिनेटली इस हवाले से कोई ना कोई पेशरफ्त होगी। उसकी वजह यह है कि अमेरिका को भी इस बढ़ते हुए जो ISIS का है एक असर रखू, उससे तो शदीद शिकायत है। और अगरचे वो तालिबान को तो उन्होंने ख़ुद हुकूमत दी है, लेकिन वो तालिबान के अंदर भी ये जो बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और पाकिस्तान की तरफ उनका बढ़ना, मेरा ख्याल है ये उनके लिए भी तशवीश का बायस है। दूसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान तो का मामला तो ये हो गया, ईरान के मामले में भी मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान ने वहाँ के रजीम को कम अज़ कम सेव करने के लिए या रजीम की कॉन्टीन्यूटी के लिए कोई रोल अदा किया है, और इसी वजह से ईरान भी पाकिस्तान के साथ एक नरम रवैया रख रहा है और एक दोस्ती जो कि कई सालों से हमें सर्दबोरी नज़र आती थी, भारत की तरफ
गर्मजोशी का रवैया था ईरान का, लेकिन पाकिस्तान की तरफ एक बड़ी सर्दमोरी सी थी। अब अचानक ये हुआ है कि दौरे से पहले और दौरे के बाद इसमें गर्मजोशी आ गई है, तो इसका मतलब है पाकिस्तान ने कोई रोल अदा किया है। तो ये चंद वो मज़ाहिर हैं जो नज़र आ रहे हैं कि फिर ये है कि आप ये देखें कि हालिया दिनों में बहुत सारी सफारती सरगर्मी नज़र आई है। सऊदी अरब, कुवैत, अबू धाबी और इस तरह की चीज़ें, ईरान के दौरे। तो इसका मतलब है कि कुछ मिडिल ईस्ट के बारे में भी कोई चीज़ ऐसी है जो कि अभी जाहिर नहीं हुई, लेकिन उसके बारे में कोशिश जारी है। पहले तो ये कहा जाता था कि अब्राहम अकॉर्ड जो है उस पर सबको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि नहीं, उससे कोई अलग चीज़ हो रही है। अच्छा, ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की है अफरा साहब खटक साहब, अब्राहम अकॉर्ड्स का जिक्र किया सुहेल वड़ायत साहब ने, और ये सबको मालूम है कि सदर ट्रंप चाहेंगे कि दीगर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर दस्तखत करें और इजराइल के वजूद को जो है उसको एक्सेप्ट करें। तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं कि जो एक अहम मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सदर ट्रंप के साथ, उसके बाद जो सरगर्मियां हुई हैं, चीन के साथ मुलाकात हुई है, सऊदी अरेबिया वो गए हैं, यूएई के साथ मुलाकात हुई है, तो ये काविश किस तरफ जा रही है? जी, मेरी गुजारिश ये है कि बहुत बड़े वाक़यात हो रहे हैं, यानी दुनिया में मल्टीपोलैरिटी बढ़ रही है, कसीरुल कुतबी होती जा रही है दुनिया। 20वीं सदी में पहले दो कुतबी थी, बाईपोलर, फिर जब सोवियत यूनियन टूट गया तो यक कुतबी हो गई, यूनिपोलर। अब कसीरुल कुतबी हो रही है। G20 को आप देख लें, वो नई करेंसियाँ आगे ला रहे हैं और नई कुव्वतें जो हैं वो नज़र आ रही हैं इलाकाई तौर पर। अब देखें ना, तुर्क नेशनलिज्म एक नई कुव्वत है जो सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ रही है, ईस्ट की तरफ बढ़ रही है, उसके बड़े असरात होंगे। अफ़गानिस्तान में तालिबान को लाया गया था, दोहा मुआहदे में कोई ऐसी कोई गलती से नहीं हुआ, यानी ये वो था, यानी दोहा मुआहदा इस तरह हुआ था कि तालिबान की हुकूमत ही आ जाए अफ़गानिस्तान में। अब उसके लिए भी एक एजेंडा है। अब सोवियत यूनियन के टूटने से ये इलाके रूस से निकल आए थे, यानी सोवियत यूनियन से निकल आए थे, लेकिन उसके बाद अब भी उनका असर नफूस है। तो नए मरहले में किया ये जा रहा है कि सोवियत यूनियन में के वक्त से जो असर नफूस है या ज़ार रूस के वक्त से, उसको भी ख़त्म किया जाए, यानी मगरबी ताकतें ये चाहती हैं। लेकिन उस बड़ी तेज़ी से सेंट्रल एशिया में चीन रूस की जगह ले रहा है। चीन जो है, ये 5 ममालिक जो सेंट्रल एशिया के हैं उनका सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है, उसका रास्ता भी रोका जा रहा है। तो इसी वजह से हम जब देखते हैं कि TTP यहाँ पे ज़ाहिर हो गई है, दाइश ज़ाहिर हो गई है, और आपने देखा पुरस्कार तौर पर, यानी ड्रोन जो है, हमारे पश्तूनख्वा का तो प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ सरकारी ड्रोन से लोग मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ तालिबान के क्वाडकाप्टर या वटेवर, तो ये बढ़ रहे हैं। तो ये मुझे याद आता है कि जब अमेरिकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकल रही थी तो सदर बाइडन ने वादा किया था कि उनकी फ़ौजें तो नहीं आएंगी, वो कहते थे कि देयर विल बी नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, लेकिन उन्होंने कहा कि हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक्स होंगी। सदर ओबामा ने कहा, नहीं ओबामा नहीं, बाइडन ने जी। अब अफगानिस्तान से जब अमेरिकी फौजें निकल रही थी ना, यानी ये दोहा मुआहदे के बाद, उस वक्त बाइडन की हुकूमत थी जी। तो उसने कहा था कि हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक्स होंगी, यानी ड्रोन आएंगे। अब यहाँ पे सरकारी ड्रोन, तालिबान के ड्रोन और मोटर गोले जब गिरेंगे तो फिर वो दूर वाले ड्रोन भी आएंगे। तो ये लगता ऐसे है कि ये बड़ा खेल जो है, एक दफ़ा फिर पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बनने जा रहा है, और उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ी है, जो ज़ियाउल हक के वक्त से हमें चुकानी पड़ी थी। उसकी एक नई किस्त सामने आ गई है, और बदकिस्मती से हमने माजी से कोई सबक नहीं सीखा है, हम दोबारा वही गलती करने जा रहे हैं। खटक साहब, ये अमेरिका तो चाहेगा, क्या चाइना चाहेगा? ये चाइना तो नहीं चाहेगा ना जी, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे जो मगरिब का असर रसूख इतना ज़्यादा है कि बदकिस्मती से अभी फौरी तौर पर तो ज़ाहिर है कि उनका पल्ला भारी नज़र आता है। और जो जैसे मैंने अर्ज़ किया, TTP यहाँ पर कैसे आ गई है, देखिए ना, उनकी रिहेबिलिटेशन को किसने प्लान किया था, पैसे कहाँ से आए थे, ये तो रिकॉर्ड पे है। इमरान खान ने कहा था कि उनको लाने के लिए सरकारी यहाँ पर आला सतह की मीटिंग हुई थी। तो ये तो मेरा ख्याल है कि अभी तो मगरिब का नक्शा चल रहा है फ़िलहाल।
राइट। हमाद हसन साहब, डू यू अग्री, आप इत्तेफाक करते हैं जो अफरा साहब खटक साहब बात कर रहे हैं, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने ये बात तो दुरुस्त है कि हमने री इमर्जेंस ऑफ द तालिबान देखी है, मगर क्या इसको बैनुल अक़वामी ताकतों के खासतौर पर अमरीका का एक पुश पनाही हासिल है? देखिए मुनीज़े, अफरा से आप साहब ने तो बड़ा मुफस्सल और मुदल्लल तज्ज़िया किया, लेकिन अगर मैं तारीख़ी तनाजुर में देखूँ तो पूरी तारीख़ में आपको पुख्तूनों के यहाँ कहीं भी दहशतगर्दी या मजहबी तंग नज़री नज़र नहीं आएगी। यानी 1947 से पहले हम देख लें तो इन पसमानदा देहातों में जब स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, कम्युनिकेशन नहीं थी, तो इन देहातों में हिंदू, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के लोग रहते थे और हंसी खुशी उनके साथ रहते थे। तो इसको हम इस तनाजुर से अलग नहीं कर सकते कि इसके पीछे बहुत सारे और अवामिल भी हैं। अब जबकि बहुत तरक्की हो चुकी है, तालीम भी है, कम्युनिकेशन भी है, लेकिन इसके बावजूद गुज़श्ता 20 साल से हम दहशतगर्दी से छुटकारा नहीं पा सके। तो पुख्तूनों के जीन्स में तो ये बात है ही नहीं, उनके मिजाज में नहीं है, उनके रवायत और तारीख़ में ये चीज़ें नहीं मिलती। यानी मगर ये बात दुरुस्त है कि अब वहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको सेटल किया जा रहा है, ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं वहाँ के मकामी लोग, ये कितना दुरुस्त है? देखिए ये तो हमारे सामने के हक़ाइक़ हैं। जब फैज़ हमीद पेशावर के कोर कमांडर थे तो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर पर 32 चौकियाँ थी, तो पूछना चाहिए कि वो 32 चौकियाँ अचानक कम करके 15 पर क्यों लाई गई थी। और उसके फ़ौरन बाद स्वात में तालिबान का एक रेला भी आया था। तो ये तो हमारे सामने हक़ाइक़ हैं, इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। और अब भी जी 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 ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ। सुहेल वरायत साहब, इस हवाले से एक बात भी होती है वफाक के अंदर, और ये क्यासा राइयाँ भी हुई, बल्कि ख़बर भी छापी गई आपके ही अदारे के एक सहाफ़ी ने छापी कि जी सदर जरदारी की सदारत को ख़तरा है कि उनकी सदारत जो है वो जा सकती है, कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो और कुछ भी चाहती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल भी चाहती है। आप इस ख़बर को कैसे देखते हैं कि असर व रसूख ज़ाहिर है, एक इन्फ्लुएंस तो बढ़ गया है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का, फील्ड मार्शल का, जब वो मिले हैं सदर ट्रंप से, तो उसके बाद आपको लगता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल भी वो चाहेंगे? देखिए, मेरी जो जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, आज मैंने कॉलम भी लिखा है कि दो नुक्ता हाय नज़र मुझे लगता है कि मुक़्तदरा के अंदर और जो इस वक्त मौजूदा सेटअप है उसमें मौजूद है। एक नुक्ता नज़र तो बिल्कुल ये चाहता है कि ये सदर भी एक बोझ है, वज़ीर आज़म भी एक बोझ है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, हमें इनका कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही हम कोई काम दिखा सके हैं इनके साथ। तो इनसे छुटकारा किसी भी तरह हासिल किया जाए और एक ऐसा सेटअप लाया जाए जो कि प्योरली एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्टेड हो। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा भी अंदर नुक्ता नज़र है और वो डोमिनेट कर रहा है, वो ये कहता है कि नहीं, ये जो हमने सेटअप पॉलिटिकल बनाया हुआ है ये एक इंटरनेशनली हमारे लिए और आइनी तौर पर ये हमें सूट करता है, ये आइन के अंदर है, दुनिया को एक अच्छा फेस पेश करने के लिए ज़रूरी है। अगर इसकी कुछ कमियां, कोताहियां, इसके अंदर गलतियां भी हैं तो हमें इन्हें टॉलरेट करना चाहिए। अभी तक तो ये नुक्ता नज़र ही इस वक्त डोमिनेट कर रहा है। लेकिन ज़ाहिर है अगर गवर्नमेंट के बारे में ये शिकायत बढ़ती हैं कि ये परफॉर्मेंस नहीं कर रहे और ज़्यादा बोझ मुक़्तदरा पर पड़ना शुरू हो जाता है तो फिर इस पर रिव्यू भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त ये दोनों नुक्ता नज़र पूरी ताकत से मौजूद है। अच्छा, अगर आप कहें कि पूरी ताकत से मौजूद है तो जो नुक्ता नज़र ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों का है वही हावी होगा। सुहेल साहब, हमने तो ये देखा है कब से पाकिस्तान के अंदर। तो आप क्या समझते हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं जी खाली घर के अंदर डाका क्या डालना, जिस तरह के अफरा साहब खटक साहब भी बोल रहे हैं कि जी यहाँ पे तो फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं लोगों के। तो आपका तज्जिया क्या है? आप तो सियासत को बिल्कुल उसकी हर करवट को जानते हैं। देखिए, जब आप इस तरह की सूरत हाल में गिरफ़्तार होते हैं ना
तो आपके अपने ज़ाती नज़रियात जो हैं वो फिर डोमिनेट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा बहुत अगरचे पर्दा ही सही, लेकिन ये पर्दा बरकरार रहना चाहिए और आइन और जमहूरियत चाहे थोड़ी है इसको बढ़ाना चाहिए। और कोई भी ऐसी कोशिश जो माजी में मार्शल लॉ आते रहे या जो भी एक ज़्यादा ज़ाहिरा फ़ौज का रोल आता रहा, वो नहीं होना चाहिए। ठीक, अफरा साहब खटक साहब, बिल्कुल कंक्लूडिंग रिमार्क्स। अगर जिस तरह सुहेल वड़ायत साहब इशारा कर रहे हैं कि ये बात हो जाती है कि एक नज़रिया है जो कहता है कि जी क्यों ना हमें पूरा कंट्रोल हो, उसकी क्या एक्सेप्टेबिलिटी होगी इंटरनेशनली? जी देखिए, असल में जो मगरिब है उसने हमेशा पाकिस्तान में आमरीतों को पसंद किया है, क्योंकि उनको वन विंडो ऑपरेशन चाहिए। उनके लिए आसान होता है एक आदमी से बात करके। ये जनरल अयूब खान के साथ उन्होंने किया, याह्या खान के साथ किया, ज़ियाउल हक के साथ किया, जनरल मुशर्रफ के साथ किया। तो अगर मगरिब का नफूज़ बढ़ता है तो इस तरह के ख़तरात बढ़ेंगे, और मगरिब जो काम यहाँ करना चाहता है इस इलाके में, उसके लिए शायद उनको इसी तरह की सिस्टम की ज़रूरत होगी। लेकिन पाकिस्तान एक कसीरुल सकाफ़ती मुल्क है, पाकिस्तान एक फेडरल मुल्क है और बड़ा मुल्क है। इसमें इस तरह के निज़ाम चलेंगे नहीं, इसलिए कि उसके फिर बहुत मनफी नताइज बरामद होंगे। तो होना ये चाहिए कि सियासी पार्टियों को नज़रसानी करनी चाहिए, जिस तरह उन्होंने सरेंडर किया है, एब्जेक्ट सरेंडर किया है, उससे उन्हें निकलना चाहिए और आइन और जमहूरियत की तरफ आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अफरा साहब खटक साहब, हमाद हसन साहब, सुहेल वड़ायत साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और अपने तज्ज़िया से आपने हमें आगाह किया। हम एक ऐसे मोड़ के ऊपर खड़े हुए हैं नाजरीन कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे जाके होना क्या है। जोग्राफिकली अगर आप हमें देखें तो रीजनल पावर्स जो हैं वो यहाँ पे एक खेल खेल रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी था कि हम आज का प्रोग्राम इस हवाले से रखते और ये जानने की कोशिश करते कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर क्या हो रहा है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।